हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंटरनेट शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि अंत में जाने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है कार्बाइन की तरफ से, यानी कि डीआरडीओ का जो कार्बाइन है उसकी तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इंडियन आर्मी को क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की काफी ज्यादा जरूरत थी, यानी कि क्लोज कॉम्बैट में कार्बाइन राइफल यूज होती है किसी भी असॉल्ट राइफल के मुकाबले, मतलब ज्यादा इफेक्टिव रहती है। इनका जो रेट ऑफ फायर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन आर्मी को जब जरूरत थी तो डीआरडीओ का ये जो कार्बाइन है इसको बेसिकली सीआरपीएफ के जवान यूज कर रहे थे। मैंने आपको कुछ हफ्तों पहले इसके न्यूज में भी बताया था। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने इसके टेस्ट को पास कर लिया, मतलब इंडियन आर्मी ने इसको बेसिकली कह दिया कि ये जो कार्बाइन है ये पूरी तरीके से अच्छा है, और इंडियन आर्मी ने इसको विंटर ट्रायल जो करने थे उसको टेस्ट कर लिया है, और समर ट्रायल्स ऑलरेडी इंडियन फोर्सेस और सीआरपीएफ ने पहले ही कर लिया था। अब इसके बाद इस जो गन है इसको बेसिकली प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, मतलब कि अब इंडियन आर्मी ने जैसे पास किया तो इसको प्रोडक्शन में ही डालने की बात कही जा रही है। साथ साथ डीआरडीओ का ये भी कहना है कि जब ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो भी डिलीवरी है वो कंप्लीट हो जाएगी इंडियन आर्मी की तरफ से, उसके बाद इसको भेजा जाएगा, बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाएगा आसपास की जो भी छोटी कंट्रीज हैं उन्हें देने के लिए, क्योंकि काफी केपेबल गन है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में। यहाँ पे प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में एक अपडेट निकल के आ रही है कि जो डीआरडीओ है उसने बेसिकली जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन मोटर होता है उसके बारे में जो फिजिबिलिटी स्टडीज हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। यानी कि अभी तो ये जो बेसिकली जो सबमरीन है ये बेसिकली डिटेल डिजाइन फेज में जाने वाला है। यहाँ पे इसके साथ साथ कई सारी चीजें की जा रही हैं, यानी कि इसके अंदर जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी हार्डवेयर्स लगने हैं, उन सभी चीजों को अलग अलग बनाया जा रहा है। तो इससे इस वजह से इसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके जो स्टडीज है वो डीआरडीओ ने कंप्लीट कर ली है इस महीने के 23 तारीख को ही। और इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा रहेगा वो बेसिकली आप कह सकते हो जो पंपजेट प्रोपल्सन सिस्टम होता है उसके साथ लगा रहेगा। तो आप कह सकते हो ये सबमरीन है इससे कई ज्यादा स्टेल्थ हो जाएगी, और आप कह सकते हो इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो सबमरीन है इसके जितने भी सिस्टम जैसे मैंने बताए ये काफी तरीके से और काफी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि इसके जो पार्ट्स हैं बेसिकली जल्दी जल्दी बनाए जा रहे हैं, तो और अलग अलग कंपनीज बना रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी ये सबमरीन आपको दिखेगी कंस्ट्रक्शन में जाते हुए। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए, और साथ साथ वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि FA-18 की तरफ से आ रही है। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि काफी ज्यादा फ्लोट कर रही थी मीडिया हाउसेस में कि FA-18 जो सुपर हॉर्नेट है उसको बेसिकली लीज किया जा रहा है इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि कैरियर बाउंड फाइटर जेट है। तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आई हैं कि जो भी लीज का जो प्रोग्राम है वहां पे ट्रेनर जेट्स हैं, एवैक सिस्टम्स हैं, टैंकर्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, इन सभी चीजों को लीज किया जा सकता है, किसी शिप को लीज किया सकता है, लेकिन किसी फाइटर जेट को भी लीज करने की कोई बात नहीं कही गई है। यानी कि फाइटर जेट को लीज करने के लिए ऑन पेपर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और इंडियन नेवी ने इसको नकारा है कि हम अभी तक कोई भी FA-18 सुपर हॉर्नेट को लीज नहीं कर रहे हैं। ये एक फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीजें तब भी समझने लायक है कि इंडियन नेवी ने ये भी कहा है कि MiG-29K की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको अपग्रेड करके सॉल्व करने वाले हैं एरोनॉटिकल कंपनीज के साथ मिलकर या फिर रशिया के साथ मिलकर। तो यहाँ पे जब तक हमारा इंडिजिनस जो टेडबेफ प्रोग्राम है वो नहीं आ जाता तब तक हम जो MiG-29K है उसको यूज करने वाले हैं। उसके अलावा हम अभी कोई भी फाइटर जेट नहीं लेने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर इंडियन एयरफोर्स हमारे प्रपोजल को सेलेक्ट करती है, यानी कि अगर इंडियन एयरफोर्स प्रपोजल सेलेक्ट करती है रफाल वाला कि नेवी को भी जो रफाल M है वो रफाल के साथ ही आ जाए, तो वहां पे कुछ चांसेस हैं कि रफाल को खरीदा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक अपडेट निकल के आई थी। ये जो अपडेट है ये पिछले इस साल से ही, मतलब जुलाई से ही बेसिकली चल रही थी कि इंडियन आर्मी ने बेसिकली जो टूर ऑफ ड्यूटी एक प्रोग्राम है जहाँ पे एक नॉर्मल सिविलियन भी बेसिकली अगर वो फिट है या फिर अच्छे ग्रेजुएट है तो बेसिकली ज्वाइन कर सकता है इंडियन आर्मी। तो यहाँ पे इस चीज़ को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी सोच कर कहा कि हम भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं, यानी कि हम भी अपने जो फोर्सेस है वहाँ पे इंडक्ट करते हैं उन जो सिविलियंस को जो कि बेसिकली आना चाहते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पाते हैं। तो उसके लिए अब इन भाई साहब का बयान निकल के आया है कि इंडियन आर्म फोर्सेस एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि कोई भी कहीं से भी घुस के आ जाएगा। तो एक चीज़ समझने लायक है, वो वॉर सिनेरियो में लोग नहीं जाएंगे, उन्हें ट्रेन किया जाएगा एज जैसे कि आप एनसीसी में जाते हो उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा। उन्हें पेंशन नहीं मिलने वाली, डेफिनेटली उन्हें सैलरी मिलेगी। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, लेकिन ऐसी बात कहना सिर्फ एक मजाक का पात्र बनने लायक है। और आर्म फोर्सेस को ऑलरेडी पता है कि किसे आर्मी के अंदर इंडक्ट करना है, किसे नहीं करना है। तो अगर सिविलियंस ट्रेन रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि चाबहार पोर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा उज़्बेकिस्तान जो कि एक कंट्री है जो कि जिसको इंडिया ने इनवाइट किया है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स का बेस है, जहां पे हमारे Su-30 MKIs भी खड़े हुए हैं। तो उसको अब इंडिया ने इनवाइट किया था चाबहार पोर्ट में। बेसिकली वो अब
उस जो पोर्ट है वहाँ पे शेयर तो नहीं पर उसको यूज़ कर पाएंगे और उसके लिए इंडिया को बेसिकली टैक्स देने वाले हैं। यहाँ पे अब इंडिया ने ऑफिशियली अफगानिस्तान को भी इनवाइट किया है। आपको ये भी पता होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान के अंदर से कुछ जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं या फिर बाकी लोग हैं वो बेसिकली पाकिस्तान के साथ कुछ जुगलबंदी में चलते रहते हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को ऑफिशियली इनवाइट करने का मतलब ये है कि अगर अफगानिस्तान इस जगह पे आ जाता है और उसने अगर कोई इंडिया के साथ पैक्ट साइन कर लिया है कि अगर हमें ये भी पोर्ट यूज़ करना है, तो जितनी ज़्यादा कंट्रीज इस पोर्ट को यूज़ करती रहेंगी इस पोर्ट का जो मार्केट है उतना ही ज़्यादा हाई होते रहेगा। और उसी तरीके से जो ग्वादर है वो उसी तरीके से बगल में होने के बावजूद, एक अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे चाइनीज़ कॉलोनी बनने वाली है और वहाँ पे पाकिस्तानियों को उठाकर अरेबियन सी में भेजा जाएगा शार्क को खाने के लिए। और बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में, तो आपको पता ही होगा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नल्ला है। इसको बेसिकली गांजा फूकने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा इनके पैर कांपते हैं और माथों पे पसीने आते हैं जब इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे अटैक करती है। तब इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इनका कोई भी प्लान नहीं है इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक बात करने के लिए, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बॉम्बिंग कराता है या फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो कराता है। तो लिटरली इनका कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे आयरन मैन है और इंडिया यहाँ पे थैनोस है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे थैनोस ही हैं और जिस दिन हम स्नैप करेंगे उस दिन आप उस पोजीशन से, जिस पोजीशन में आप रह रहे हो एशिया के रीजन में, वहाँ से आप पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि अपनी जुबान बंद रखें, कोई आपसे बात करना भी नहीं चाहता। अभी आपने टर्की से लड़ाई कर ली है, मतलब टर्की के कुछ लोगों को अपने देश से निकाला है, तो बहुत ही जल्द आपको समझ में आएगा कि ये जो टीवी सीरियल वाला ड्रामा चल रहा है, यानी कि आप अभी तक उन सीरियल्स को देख के समझ पा रहे हो कि हमें अभी भी तलवारों या फिर आप कह रहे हो भालों से लड़ाई करनी है, तो दुनिया बदल चुकी है। भाई साहब कुरैशी समझ जाए, नहीं तो बहुत ही जल्द कुछ बुरा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।